गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सभी वीडियोस बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करते हुए पसंद आ रहे हैं और आप उन्हें शेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। जैसा कि आपने बिजनेस लॉ पढ़ लिया मेरे वीडियोस में, कंपनी लॉ पढ़ लिया और आपने पढ़ लिया है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो इंजीनियरिंग के पेपर हैं, ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो कि इंजीनियरिंग की एक दूसरी ब्रांचेस हैं, उनके सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने मेरे वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाए हैं। आज मैं आपको जो हमारा इंडस्ट्रियल लॉ है उसके कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर करना चाहती हूँ। आज की क्लास में मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ जिसको बोल रहे हैं हम लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन का मतलब वो सारे कानून जो कि एक श्रमिक के लिए या एक लेबर के लिए बनाए गए हैं, राइट। तो जरा बात करते हैं लेबर लेजिस्लेशन की। पर जैसा कि आपको पता है, मैं मेरे वीडियोस में जब भी कोई नई टर्म, नया सब्जेक्ट शुरू करती हूँ तो फर्स्टली आई डू द स्प्लिट ऑफ द सब्जेक्ट नेम। मैं सब्जेक्ट नेम को बांट देती हूँ और जब बांट देती हूँ इसका ये मतलब है कि इसके हर एक वर्ड को क्लियरली समझ लिया जाए। और जब हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या होगा लेबर और क्या होगा लेजिस्लेशन। तब हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है, राइट। तो जरा शुरू करते हैं लेबर से। लेबर टर्म जो है वो क्या है? देखो, अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करेंगे ना तो लेबर क्या है, श्रमिक क्या है, आप देखेंगे मैं मेरे जो वीडियोस में है वो लैंग्वेज बायलिंगुअल रख रही हूँ ताकि कि आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी कंफर्ट रहे। तो श्रमिक की बात कर रहे हैं हम, लेबर की बात कर रहे हैं। किसे कहा गया है श्रमिक? अगर जनरल वर्ड्स की बात करूं, सिंपल वर्ड्स की बात करूं तो हर वो व्यक्ति लेबर कहा गया है जो हार्ड वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है और उस वर्क के अगेंस्ट में कुछ अर्न करता है। ये दो तीन बातें मैंने बोली हैं, जो हार्ड वर्क करे, फिजिकल वर्क करे और उसके अगेंस्ट कुछ अर्न भी करे इन मॉनेटरी टर्म्स। क्लियर? तो ये तो हो गई जनरल बात। लेकिन हम केवल जब लॉ की बात कर रहे हो तो जनरल टर्म्स में केवल पढ़ के तो रह नहीं सकते, तो हमें कुछ इकोनॉमिक की टर्म में या एक स्पेसिफिक टर्म में भी समझना होगा कि लेबर क्या है। तो लेबर का मतलब मैनुअल लेबर से कहा गया है और जिसमें शामिल होता है मेंटल वर्क भी। यानी मैनुअल वर्क का मतलब आप केवल फिजिकल वर्क से नहीं लेंगे। हर वो व्यक्ति जो अपने शारीरिक श्रम का या मानसिक श्रम का उपयोग करते हुए किसी काम को कंप्लीट करता है और पैसा कमाता है, दैट इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, अब जरा आगे बात करते हैं कि लेबर में इसका मतलब हमने फिजिकली और मेंटली जितना भी काम होता है हमने उसको शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से वो एक मॉनेटरी रिवार्ड प्राप्त करता है या गेन करता है, राइट। तो ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन अब एक और चीज है, अगर हम फैक्ट्री के किसी लेबर की बात कर रहे हैं तो ये लेबर और फैक्ट्री का लेबर अलग अलग होता है क्या? अब एक मिनट के लिए सुनो। अगर मैं मेंटल वर्क की बात कर रही हूं तो अगर एक डॉक्टर है वो अपनी उस नॉलेज से, जो कि मेंटल नॉलेज है, एकेडमिक डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स उसने किया है, उसके बेस पे अगर वो किसी पेशेंट का इलाज करता है और उससे फीस गेन करता है तो क्या वो लेबर है? यस, ही इज लेबर। पर अब साथ के साथ एक और चीज सुनो, वही डॉक्टर अगर अपने बच्चे का बीमारी में इलाज करता है या अपनी वाइफ को केयर करता है मेडिकली, तो क्या वो उस समय भी लेबर है? उस समय भी तो वो मेंटल वर्क कर रहा है, उस समय भी तो वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज कर रहा है। क्या वो उस समय लेबर है जब वो अपनी वाइफ का या अपनी चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट कर रहा है? नहीं, उस समय वो लेबर की कैटेगरी में नहीं काउंट होगा, क्योंकि अगर एक वाइफ का ट्रीटमेंट करने या एक बच्चे का ट्रीटमेंट करने से वो जो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज को यूज कर रहा है उसके अगेंस्ट में वो मॉनेटरी रिवार्ड नहीं गेन कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लेबर की जब भी बात करेंगे तो फिजिकल और मेंटल वर्क के साथ साथ उसके वजह से उसको मॉनेटरी रिवार्ड मिले, ये बात भी साथ में शामिल रखेंगे। तो एक टीचर है, एक लेबर है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है या एक जो इंजीनियर है, वो हर वो व्यक्ति अगर जिसके
उसकी एक्सपर्ट नॉलेज की वजह से, उसकी स्किल्स की वजह से अगर वो उससे पैसा कमा रहा है तो वो लेबर है। तो टाइम टाइम पे लेबर की जो कैटेगरी है वो चेंज हो सकती है। वही व्यक्ति किसी समय पर लेबर और किसी समय पर नॉन लेबर कैटेगरी में काउंट हो सकता है। क्लियर है? अब जरा आगे बात करते हैं। अगर लेबर की बात ये कर ली तो अब बात करेंगे लेबर को। हमारे मार्शल साहब ने, प्रोफेसर जो मार्शल है, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ये कहा था कोई भी ऐसा एग्जर्शन, कोई भी ऐसा काम जो कि माइंड से या बॉडी से किया जाता है, और चाहे वो पूरी तरह से माइंड से किया जाए, चाहे वो आंशिक रूप से या पार्टली फॉर्म में माइंड से और पार्टली फॉर्म में फिजिक फॉर्म में किया जाए, या दोनों से किया जाए, तो ये कहा जाता है कि उससे वो अगर पैसा अर्न करते हैं तो वो, और उससे उसे खुशी मिलती है, तो ये कहना चाहिए उस काम के लिए वो व्यक्ति वर्कर कहा गया है, लेबर कहा गया है। तो अगर मैं इस प्रोफेशन मार्शल की डेफिनेशन को अगर डिफाइन करती हूँ तो इट सेज एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरगोन पार्टली और होली विद अ व्यू टू अर्निंग सम गुड अदर देन द प्लेजर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क। यानी काम को करने के कारण से जो उसे खुशी मिली है, उसके अलावा अगर उसको पैसा मिला है, तो हमेशा हमने उसको लेबर कहा है, चाहे वो पार्टली या होली फिजिक और मेंटल माइंड से किया गया हो। क्योंकि इसको समझने तब आपको आसान हो जाएगा जब आप ऐसा समझ लो कि एक गार्डनर है, यानी एक माली है या एक एडवोकेट है, जो आदमी अपनी एक्सपर्ट नॉलेज का या स्किल्स का या अपनी प्रोफेशन का यूज करते हुए पैसा कमा रहा है, वो तो हो गया लेबर। लेकिन अगर वही गार्डन में वो गार्डनर अपने ही गार्डन में अपने गार्डन की रखवाली कर रहा है, केयरिंग कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है, तो उसे खुशी तो मिल रही है, क्योंकि उसका बाग है, जो बगीचा है वो संवर रहा है। एक मदर है जो कि एक टीचर है, वो अगर अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो उसे खुशी मिल रही है, ताकि कि भाई अपने बच्चे को वो उसकी नॉलेज को एनहेंस करती है। लेकिन वही मदर जब वो टीचर होती है और स्कूल या कॉलेज में पढ़ाती है या ट्यूशन पढ़ाती है और उसके अगेंस्ट में वो पैसा अर्न करती है, तो वो खुशी के अलावा उसको अर्निंग भी होती है। तो जब वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो खुशी तो तब भी है, और खुशी तब भी है जहां पे वो उससे पैसा अर्न कर रही है। तो खुशी कमाने के अलावा पैसे के रूप में अगर आप अर्निंग करते हो तो वो लेबर कहा गया है प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से। तो आपको लेबर की बात समझ में आ जानी चाहिए कि उसके पीछे मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, राइट। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लेबर हम कितने तरीके के कह सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं लेबर? तो देखो मेनली 4 टाइप के लेबर को कहा गया है। 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं लेबर की। एक होते हैं प्रोफेशनल लेबर, जिसमें हम एकेडमिक स्किल्स की बात करते हैं। एक होते हैं सेमी स्किल्ड लेबर, यानी अर्ध प्रशिक्षित कहना चाहिए, जिनको थोड़ा काम उनका प्रशिक्षण का होता है, थोड़ा वो अपनी नॉलेज से कर लेते हैं। एक होते हैं अनस्किल्ड, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, कोई भी स्किल नहीं होती उनमें। और एक होते हैं प्रॉपरली स्किल्ड लेबर। तो जो प्रॉपरली स्किल्ड होंगे यानी पूर्णतः प्रशिक्षित जो श्रमिक होंगे वो अलग कैटेगरी के होंगे, और अगर वो सेमी स्किल्ड हैं या वो अनस्किल्ड हैं या फिर वो प्रोफेशनल लेबर हैं, तो इनको हमने 4 कैटेगरी में कह दिया गया है, राइट। अब अगर एक बात करें तो मेरे हिसाब से आपको लेबर अभी समझ में आ गया होगा कि लेबर है क्या। अब आपसे बात करते हैं कि लेबर की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो मैं चाहूं तो लेबर की इंपॉर्टेंस आपको ना भी बताऊं और सीधा लेजिस्लेशन वर्ड पे आ जाऊं, परंतु लेजिस्लेशन की हमें जरूरत और लेबर से उसका कनेक्शन केवल तभी समझ में आएगा जब हमें लेबर की इंपॉर्टेंस पता होगी। तो 1 मिनट के लिए सोचो, अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर की बात करते हैं, तो विदाउट हैविंग अ लेबर द ऑर्गेनाइजेशन हैव नो मीनिंग। अगर आपके पास श्रमिक नहीं है तो ऐसी मशीन, ऐसा प्लांट, ऐसा फैक्ट्री, ऐसी वर्कशॉप कोई भी मायने नहीं रखती अगर उसमें लेबर नहीं है। तो just because of the labor या skilled labor, the machinery can be utilized, the plant can be utilized, the money can be utilized, the machinery can be utilized। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लेबर की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो लेबर ये कह देना चाहिए कि लेबर वो फंडामेंटल और एक्टिव फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, जिसकी वजह से उस प्रोडक्शन यूनिट का प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है। मतलब एक फैक्ट्री का होना या ना होना लेबर के होने या ना होने से डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर डायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री होगी जिंदा, अगर लेबर नहीं है तो फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीन, मटेरियल सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये फंडामेंटल और एक्टिव फैक्टर है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो लेबर होता है, लेबर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबर इनसेपरेबल है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। श्रम को श्रमिक से अलग नहीं कर सकते। एक श्रमिक आपने उसी को तो कहा है जो हार्ड वर्कर कर रहा है, चाहे वो फिजिकल करे चाहे वो माइंड से रिलेटेड करे, पर श्रमिक का श्रम उससे जुड़ा हुआ होता है। तो आप श्रमिक को श्रम से अलग नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। ठीक है, तो इसको ये कहना चाहिए कि अगर लेबर है तो उसमें लेबरिंग स्किल्स भी होंगी, राइट। तो यहाँ ये कहना चाहिए कि लेबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक भी कह दिया, इकोनॉमिक्स के एक और एक्सपर्ट रहे हैं, गुरु रहे हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि कैपिटल इज द कलेक्टिव शेप ऑफ लेबर परफॉर्म्ड इन, कि एक श्रमिक जितना भी अपना परफॉर्मेंस देता है उसका कलेक्टिव फॉर्म अगर कहें तो वो कैपिटल है, वो ही पूंजी है। और ये कह देना चाहिए कि लैंड विच हैज बीन मेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लेबर, कि वो जो लैंड आप जिसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हो प्रोडक्शन का, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर द लैंड इज आइडेंटिफाइड और प्रोडक्टिव। क्लियर है? तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि लेबर क्या है। अब जरा बात करते हैं लेजिस्लेशन क्या होता है, लॉ क्या होता है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं लेजिस्लेशन किसको कहते हैं। हिंदी में हम इसे संनियम कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है एक्ट क्या है, उसको हम अधिनियम कहते हैं। और लॉ को हम, लॉ जिसको लेजिस्लेशन कहा जाता है, ये इसका सिनोनिम है, इसका पर्यायवाची शब्द है। लेजिस्लेशन को हम संनियम कहते हैं और एक्ट को हम अधिनियम कहते हैं। एक्ट इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन क्या है इसे समझ लीजिएगा। लेजिस्लेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं उन सभी लॉज और रूल से जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, या तो सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा बनाए जाएंगे या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। यानी हमारे संविधान ने जिन लोगों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन लोगों को या जिन बॉडीज को गवर्न किया होगा कानून या नियम बनाने के लिए, उनके द्वारा बनाए गए जो पूरा एक कलेक्टिव फॉर्म है, दैट इज लेजिस्लेशन। इसको हम लॉ भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको ये कहा गया है कि ये गवर्निंग बॉडी होती है। और लेजिस्लेशन को आप स्टैट्यूट लॉ भी कहते हैं और इसको लॉ भी लिखा जाता है। और ये इनेक्टेड होते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा, बॉडी यानी संस्था, किसी बॉडी के द्वारा जो कि ऑथोराइज्ड होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लेजिस्लेशन। या तो हमारे संविधान के द्वारा या किसी और संनियम के द्वारा वो अधिकृत होती है कोई नियम या कानून बनाने के लिए। तो यहाँ ये कहना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन एक्ट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेजिस्लेशन। जो इंटरप्रिटेशन एक्ट होता है वो बहुत सारे कानूनों को, संनियमों को बताता है, राइट। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं लेजिस्लेशन में? एक्ट शामिल होते हैं, ऑर्डिनेंस शामिल होते हैं, प्रोक्लेमेशन शामिल होती हैं, बाय लॉज शामिल होते हैं, रेगुलेशंस शामिल हैं, रूल्स एंड एनी अदर एनेक्टमेंट विद द फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी ऐसे प्रोविजन जो कानून ने हमारे ऊपर लागू किए हो वो सब इसमें शामिल होते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब जरा जब हमने ये समझ लिया था कि लेबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो जरा ये भी समझ लें कि हमारे लेजिस्लेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो लेजिस्लेशन को हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी भी राइट्स को या ऑब्लिगेशंस को जो हमारे नागरिकों के ऊपर लागू हैं हमारे संविधान के द्वारा, चाहे वो अधिकार हो या कुछ प्रतिबंध हो, इन सब को ऑथराइज करने के लिए वो उन्हें बनाता है और उन्हें क्रिएट करता है।
और इसके लिए ये कहना चाहिए, चाहे उसमें चेंज करना हो, उसके इफेक्ट्स डालने हो या उसमें कोई बदलाव करना हो, वो सारी चीजों के लिए लेजिस्लेशन ही जिम्मेदार होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात कहें कि अगर सिंपल आपको एक एग्जांपल ही समझना हो कि लेजिस्लेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे ये मान लो बिजनेस लेजिस्लेशन, बिजनेस लॉ कहते हैं, कमर्शियल लेजिस्लेशन जिसको कंपनी लॉ या कमर्शियल या मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं लेबर लेजिस्लेशन जिसको अपन लेबर लॉ कह रहे हैं, बहुत सारे एक्ट इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो लेबर से रिलेटेड जितने भी रूल्स, बाय रूल्स, जो एक्ट्स हैं, वो सारे जो शामिल होंगे वो इसमें क्लियरली शामिल होंगे। ये तो हो गई लेजिस्लेशन की बात। अब जरा बात करते हैं लेबर लेजिस्लेशन की कि लेबर लेजिस्लेशन क्या है, यानी श्रमिक संनियम क्या होता है। अब जरा बात समझने की कोशिश करो। लेबर लेजिस्लेशन जो होते हैं वो लेबर लॉज होते हैं, ठीक है। अब लेबर लॉ तो होते हैं, वो क्या करते हैं, तो इसे जरा समझने की कोशिश करो। लेबर लॉज डिनोट्स द बॉडी, दैट बॉडी ऑफ लॉज विच डील विद, चार बातें लिखी हैं, किन चीजों के साथ वो अपना डीलिंग करते हैं। एक, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट वेजेस। जो एम्प्लॉयमेंट वेजेस होंगे यानी किसी काम में आप जब लगे हुए हैं तो जो मजदूरी आप प्राप्त कर रहे हैं वो। नॉन एम्प्लॉयमेंट वेजेस का मतलब होता है आप किसी भी काम में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन आपको सरकार की तरफ से अगर आप उनकी स्कीम में हैं, अटल बिहारी जो वर्कर योजना है उसमें अगर आप होते हैं, तो जब तक आपको काम नहीं मिलता है तो 3 महीने तक आपको उसके बावजूद बिना काम के मजदूरी भी दी जाती है। उसको कह रहे हैं कि उसको भी शामिल किया गया है। एक तो उसके लिए डील करते हैं एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट वेजेस को। वर्किंग कंडीशंस को भी डील करते हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वो काम करने की जो आपकी कंडीशंस हैं, वो जो स्थितियां हैं उनके साथ डील करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डील करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब है वो रिलेशन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, तो औद्योगिक संबंधों को भी वो डील करते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर, जितना भी सामाजिक सुरक्षा या श्रमिक कल्याण की चीजें होती हैं उसमें भी वो डील करते हैं। तो यहाँ ये कहना चाहिए ऑफ इंडस्ट्रियली एम्प्लॉयड पर्सन, किसी भी उद्योग में जो कार्यरत व्यक्ति है उसके संबंध में इन 4 बातों की बारे में जो डील किया जाता है जिस बॉडी के द्वारा, उसको हम कहेंगे ये है लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है। अब जरा आगे की बात करते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लेते हैं कि ये वो एरिया है जहां पर लेबर लॉ इनैक्ट होता है, इन्फोर्स होता है, और ये जितने भी मैंने ट्रायंगल बनाए हैं वो हम ये मान लेते हैं ये नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है। बहुत अलग अलग तरह के उद्योग हो सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकता है, लेदर इंडस्ट्री हो सकता है, कोई दूसरी इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं। यहां हमने लिख दिया है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार की दखलंदाजी होगी किसके जरिए, लेबर लॉज के जरिए। यानी आप जो उद्योग चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप करेगी, इंटरवेंशन करेगी, ताकि कि वो ये देख सके कि आप अपने यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को वेजेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनकी कंडीशंस प्रॉपर है या नहीं है, उनके और आपके रिलेशन कैसे हैं, साथ में आप उनकी सोशल सिक्योरिटी और उनके कल्याण के लिए क्या काम कर रहे हैं। इन चीजों की पुख्ता जानकारी लेने के लिए या इंश्योर होने के लिए वो आपके उद्योग में झांक सकती है, दखलंदाजी कर सकती है, इंटरवेन कर सकती है। तो ये कहता है इसके लिए वो इम्पोज करती हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, आपको कुछ प्रतिबंध आप पे लागू कर देती हैं जो कि संवैधानिक होते हैं। वो लागू करने से क्या होगा, 2 लोगों पे लागू करती है वो, एक तो एम्प्लॉयर पर और एक लेबर पर भी। यहाँ आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि क्या लेबर लेजिस्लेशन में लेबर के ऊपर भी कोई कानून होता है। हाँ जी, कानून होता है। हालांकि 80% कानून जो लेबर लेजिस्लेशन का होता है वो एम्प्लॉयर के लिए होता है, एम्प्लॉयर को इम्पोज करता है, लेकिन लेबर का भी इसमें पार्ट होता है, ऑलमोस्ट 15 to 20%। क्या कहता है, जब एम्प्लॉयर के ऊपर होता है तो वही कहता है मोस्टली ऑन एम्प्लॉयर्स, ये उन नियोक्ताओं के ऊपर लागू होता है जो उस फैक्ट्री को या उस उद्योग को रन कर रहे हैं, और लेसर ऑन वर्कर्स टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। और वर्कर के ऊपर इसलिए लागू होता है ताकि वर्कर के लिए भी ऑब्लिगेशन होता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो औद्योगिक शांति भी बनाए रखेगा और औद्योगिक संबंधों में भी अपना पूर्ण योगदान देगा बनाए रखने में। अगर हम ये कहें कि एक ताली जो है वो 2 हाथों से बजती है, एक
हाथ कभी भी ताली नहीं बजा सकता। तो दोनों हाथों के मिलने से जब ताली बनती है तो यहाँ दोनों हाथों की वर्किंग है। हो सकता है किसी ने ज्यादा प्रेशर दिया होगा, मगर दूसरे का अगर सपोर्ट नहीं होता तो वो काम नहीं होता। तो चाहे इंडस्ट्रियल पीस की बात कर लो, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लो, दोनों ही पार्टी जिम्मेदार होती हैं। पर क्योंकि हमारा जो सरकारी जो कानून है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करता है, तो वो ये कहता है केवल एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं होता किसी भी रिलेशन को खराब करने के लिए, एम्प्लॉय का भी पूरी एक जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए वो इस चीज को देखता है, राइट। अब जरा बात करते हैं ये कब ओरिजिन हुआ और कब इसका किस तरीके से ये लेबर लेजिस्लेशन जो है किस तरीके से आगे बढ़ा है, क्यों ऐसी ऐसी जरूरतें आई कि जब हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जरा बात करते हैं लेबर लेजिस्लेशन क्या कहता है। ये कहते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन जो है ये एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए इंडस्ट्रियल जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन किया जाता है और सिक्योरिटी दी जाती है, जिससे कि हमारा जो लेबर है उसको एक ग्रोथ मिल सके, वो अपना काम आगे बढ़ा सके, राइट। तो उसके अलावा ये बात कहेंगे कि इसका ग्रोथ क्या है। तो इसकी ग्रोथ ये है, आप ये मान लो कि किसी भी लेबर लेजिस्लेशन की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है कि जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। ये बात आपको बहुत समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में, जिसमें ना केवल महिलाएं बल्कि बच्चे भी शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन का एक अच्छा लेजिस्लेशन का होना, क्योंकि जब हमारा ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने जिस तरीके से कॉटन इंडस्ट्री पे जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों को लगा दिया था, तो उन श्रमिकों में महिलाओं और बच्चों को भी शामिल कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि एक देखो, पुरुष के काम करने की क्षमता और एक महिला और बच्चे के काम करने की क्षमता में बाय गॉड गिफ्टेड अंतर होता है। जो स्टेमिना कह लो या बियरिंग कैपेसिटी कह लो, ये दोनों ही बातें दोनों ही लोगों में अलग अलग होती हैं। बच्चे और महिलाओं को एक कैटेगरी में माना गया है और जो पुरुष है उसको अलग कैटेगरी में माना गया है। कहा यह जाता है कि मैक्स टू मैक्स 8 घंटे काम करवाया जाना चाहिए एक महिला से, लेकिन कई ऐसे जगह और परिस्थितियां होती हैं जहां 12-12, 14-14 घंटे महिलाओं से काम करवाया जा रहा है। ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से फैक्ट्रीज में वर्कर्स की भर्ती की थी, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी शामिल कर लिया और 12 घंटे से भी ज्यादा उनसे काम करवाया गया। और जो मजदूरी के नाम पर उनको जो सैलरी या वेजेस दी गई थी वो बहुत ही नाम मात्र की दी गई थी। तो यानी टोटली एक्सप्लॉयटेशन हुआ था उनका। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत हो गई थी कि लेबर लॉ बनाया जाए, जिससे कि इनके ऊपर लगाम कसी जाए, उन एम्प्लॉयज के ऊपर लगाम कसी जाए और उन लेबर का कुछ कल्याण, कुछ वेलफेयर किया जा सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि चिल्ड्रन को और विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके राइट्स को बनाए रखने के लिए लेबर लेजिस्लेशन की ग्रोथ की गई। अब जरा बात करते हैं क्या जरूरत आ गई थी लेबर लेजिस्लेशन की। तो मैं आपको बता दूं, लेबर लेजिस्लेशन की जरूरत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो महिलाएं कह लो, बच्चे कह लो या पुरुष कह लो, उनको क्योंकि वेजेस फॉर्म में बहुत ही नाम मात्र की पैसा मिलता था, तो इकोनॉमिकली दे वर वेरी वीक। वो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर थे। तो जो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर होता है ना, यकीन मान लीजिए वो शारीरिक रूप से भी कमजोर ही रहेगा और मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा, बहुत मजबूत नहीं हो सकता। और जो आदमी मानसिक रूप से, जिसका मनोबल कहना चाहिए, वो अगर मजबूत नहीं है तो वो अपने राइट्स और अपने जो कहना चाहिए अपने वेलफेयर की बातों के बारे में अवेयर नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि उसके पास कौन से अधिकार हमारे संविधान ने एज अ सिटीजन दिए हैं। तो इस चीज का वो फायदा सामने वाली पार्टी उठाती है। तो ये कोशिश की गई थी कि जो वो इकोनॉमिकली इतने वीक थे, उन इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक वाइज हो, वो मेंटल वाइज हो, वो सोशल वाइज हो, वो इमोशनल वाइज हो, किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए लेबर लॉ की जरूरत महसूस की गई। इसके अलावा कहते हैं जो बार्गेनिंग पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए भी लेबर लॉ की जरूरत महसूस की गई। लेबर लॉ से आपको अधिकार बताए गए, वो कानून बताए गए कि सरकार ने किन कामों के लिए किस तरह के नियम बनाए हैं। यानी वर्किंग आवर्स की बात करें तो क्या होगा, मैटरनिटी लीव की बात करें तो क्या होगा, वेजेस की बात करें तो क्या होगा, अगर पावर की बात करें, उनके
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो क्या क्या नियम कायदे हैं, अगर ये चीज आप एक वर्कर को समझ में आ जाती है तो वो जो बार्गेनिंग पावर है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए और मुझे कितना दिया जा रहा है, तो उसकी बार्गेन करने की यानी सौदा करने की जो क्षमता होती है वो उसकी बदल जाती है। इसलिए भी लेबर लॉ का होना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा जो मैंने बता ही दिया है कि जो चिल्ड्रन थे और वो महिलाएं थी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी लेबर लॉ की ज़रूरत महसूस की गई। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको अवॉइड करने के लिए भी लेबर लॉ की ज़रूरत महसूस की गई, जिसमें एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन दी गई कि आपको ये काम तो ऐसे करना और ये काम बिल्कुल नहीं करना, यानी डूज और डोंट्स का जो क्लियर सेट ऑफ रूल्स था वो दिया गया, ताकि कि समझ में आए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरीके से लेबर लेजिस्लेशन ने एडवोकेसी की है उन सभी लोगों की, ताकि कि वो वर्कर्स के इंटरेस्ट में काम कर सके और उनके सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर की बात कर सके। दैट्स वाई कि इनकी इस तरीके की जो लेबर लेजिस्लेशन है उसकी ज़रूरत महसूस की गई। अगर मैं बात करूं कि क्या ऑब्जेक्ट था, तो वो ऑब्जेक्ट भी अब इसके साथ ही शामिल हो जा रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट है। यही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से श्रम के अधिकारों की, उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, प्लस उसको सुरक्षा और कल्याण भी किया जाए। ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जरा बात करते हैं कि जब हमने ये बात कर ली कि लेबर लेजिस्लेशन ये है, तो अगर बात करें कि प्रिंसिपल कौन से होते हैं, तो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, वो मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस दिलवाना इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। सोशल इक्विटी, जो सामाजिक समानता है वो भी, यानी हर एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसको उसके काम के हिसाब से वेतन दिया जाए, उसके वर्ग के हिसाब से, उसके क्लासेस के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। ब्राह्मण है तो उसे इतना दिया जाएगा, हरिजन है तो उसे इतना दिया जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। सोशल इक्विटी होगी। उसके अलावा एक और जो कहना चाहिए इसका प्रिंसिपल है, वो कहते हैं इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम एक समानता, एक रूपता लागू कर सकें, ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा नेशनल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए भी, हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए भी इसका एक मुख्य सिद्धांत है कि लेबर लेजिस्लेशन में नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए, यानी हमारा राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसमें इक्विटी, उसमें ग्रोथ, उसमें मूवमेंट होते रहे। इस तरीके से हमने आज एक ओवरव्यू पढ़ा है जो लेबर लेजिस्लेशन है उसका। अब शुरू करेंगे कि लेबर लेजिस्लेशन में कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्ट शुरू करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।